हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असाई एजुकेशन। आज हम करेंगे सीबीएसई की 8वीं क्लास की हिंदी की बुक बसंत का 13वां चैप्टर जहाँ पहिया है। इसके हम करेंगे प्रश्नोत्तर। तो आइए देखते हैं कि आपका पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। तो आपके विचार से लेखक जंजीरों द्वारा किन समस्याओं की ओर इशारा कर रहे हैं। तो यहाँ पर कौन सी ऐसी जंजीरें हैं जिनकी ओर लेखक ने इशारा किया है। तो आंसर होगा कि जो लेखक हैं वो जंजीरों द्वारा रूढ़िवादी प्रथाओं की ओर इशारा कर रहे हैं। तो उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। तो लेखक के इस कथन से हम सहमत हैं, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव होता है कि वो अधिक समय तक बंधनों में नहीं रह सकता। वो आज़ाद रहना चाहता है, अपनी इच्छा से काम करना चाहता है। तो समाज द्वारा बनाई गई रूढ़ियाँ अपनी सीमाओं को लांघने लगें तो समाज में इसके विरुद्ध एक क्रांति अवश्य जन्म लेती है। तो पुराने जो रीति रिवाज होते हैं जिनमें हम बंधे हुए हैं, अगर उसके अनुसार हम चलते हैं और अपना काम नहीं कर पाते तो क्या होता है, हमें बहुत ज़्यादा घुटन होती है। तो एक क्या होता है, उसके विरुद्ध क्रांति जन्म ले लेती है, मतलब उसके विरुद्ध लोग खड़े हो जाते हैं। तो जो इन रूढ़ियों के बंधनों को तोड़ डालती है, तो जो ये क्रांति होती है, लोग इसके विरुद्ध खड़े होते हैं तो क्या होता है, ये जो बंधन है वो टूट जाते हैं। ठीक वैसे ही क्या हुआ, तमिलनाडु के पुडुकोट्टई गांव में हुआ। तो महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता और आज़ादी के लिए क्या किया, साइकिल चलाना आरंभ किया और वो आत्मनिर्भर हो गई। तो यहाँ पर जो लेखक हैं उन्होंने जंजीरों के माध्यम से तमिलनाडु के पुडुकोट्टई ज़िले की महिलाओं की विभिन्न समस्याओं की ओर इशारा किया है। तो ये महिलाएं रूढ़िवादिता, पिछड़ेपन एवं बंधनों से भरपूर जीवन बिता रही थी और ये महिलाएं ना तो स्वतंत्र निर्णय ले पाती थी, ना व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अनुभव कर पाती थी। मतलब ये जो महिलाएं थी वो अपने आप कुछ काम नहीं कर पाती थी, व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र नहीं थी, ना ही कोई अपने आप निर्णय ले पाती थी। तो इन्हीं को लेखक ने जंजीरें माना है। फिर आपका अगला प्रश्न है, क्या आप लेखक की इस बात से सहमत हैं? अपने उत्तर का कारण भी बताइए। तो आंसर होगा कि हाँ, मैं लेखक की इस बात से सहमत हूँ। तो पुडुकोट्टई ज़िले की अत्यंत पिछड़ी पृष्ठभूमि में रहने वाली जो महिलाएं थीं, तो वो घिसी पिटी जिंदगी बिता रही थी जिसे पुरुषों ने थोपा था। तो उन महिलाओं ने अपना पिछड़ापन भगाने तथा घिसी पिटी जिंदगी से निकलने का प्रयास किया। इसके लिए उन्होंने क्या किया, साइकिल चलाना सीखा। इससे उनमें आत्मसम्मान जागा, खुशहाली बढ़ी तथा उनकी आत्मनिर्भरता में वृद्धि हुई। अब वो आज़ाद हो गई, अब वो जो चाहे वो काम कर सकती थी, कहीं भी जा सकती थी साइकिल पे बैठ के। तो वो अपना काम खुद कर लेती थी, पुरुषों पर निर्भर नहीं थी। तो हाँ, हम उस बात से सहमत हैं कि उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। लेखक का जो ये विचार है बिल्कुल ठीक है। आपका अगला प्रश्न है कि साइकिल आंदोलन से पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में कौन कौन से बदलाव आए हैं। तो आंसर होगा कि साइकिल आंदोलन से पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में अनेक बदलाव आए हैं। जैसे पुडुकोट्टई की महिलाएं अपनी घिसी पिटी जिंदगी से बाहर निकल सकी, उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का दायरा बढ़ा, उन्हें अपने लिए आराम करने का समय मिलने लगा और ये महिलाएं आर्थिक रूप से समृद्ध होने लगीं, अपना काम खुद करने लगीं, पैसे कमाने लगीं, तो आर्थिक रूप से समृद्ध होने लगी। इनके श्रम तथा समय में बचत होने लगी, क्योंकि साइकिल चलाने लगी। अब जहाँ पैदल जाती थी वो अब साइकिल पे जाने लगी, तो समय भी बचता था और इनका श्रम भी बचता था, ज़्यादा थकान नहीं होती थी। अब ये महिलाएं आत्मनिर्भर हो गई, उन्हें बस स्टॉप तक जाने के लिए भाई, पिता, पति या बेटे पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं थी। अब वो अपने आप ही साइकिल चला के कहीं भी जा सकती थी। फिर आपका अगला प्रश्न है कि शुरुआत में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया, परंतु आर साइकिल्स के मालिक ने इसका समर्थन किया। क्यों? तो पुरुष थे, उन्होंने तो इस आंदोलन का विरोध किया कि जो महिलाएं हैं वो साइकिल ना चलाएं, लेकिन आर साइकिल्स के जो मालिक थे उन्होंने इसका समर्थन किया। क्यों? तो आंसर होगा कि महिलाओं ने जब साइकिल चलाना शुरू किया तो पुरुषों ने इसका विरोध किया, क्योंकि वे महिलाओं की स्वतंत्रता
और आत्मनिर्भरता के पक्षधर नहीं थे। इसके लिए उन्होंने अनेक हरकतें भी की। इसके विपरीत आर साइकिल्स के मालिक ने पुरुष होकर भी इसका समर्थन किया। तो इस समर्थन का कारण था उनकी दुकान पर लेडीज़ साइकिलों की बिक्री में वृद्धि। तो उनकी दुकान जो थी साइकिल की थी, तो उनकी साइकिल जो थी काफ़ी ज़्यादा बिकने लगी, इसलिए उन्होंने इसका समर्थन किया। तो लेडीज़ साइकिलें आने का इंतज़ार न कर पाने वाली महिलाओं ने क्या किया, जेंट्स साइकिलें खरीद ली। इतनी ज़्यादा साइकिल बिकी कि लेडीज़ साइकिल क्या हुआ, ख़त्म होने लगी, नहीं आई मार्केट में जल्दी। तो महिलाओं ने क्या किया, जेंट्स साइकिल खरीद ली, जिसका सीधा सीधा लाभ जो था वो आर साइकिल्स के मालिक को मिलने लगा। तो उन्होंने इस बात का समर्थन किया कि जो महिलाएं हैं वो साइकिल चलाएं। फिर आपका अगला प्रश्न है कि प्रारंभ में इस आंदोलन को चलाने में कौन कौन सी बाधाएं आईं। तो प्रारंभ में इस आंदोलन को चलाने में महिलाओं को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो पुरुष वर्ग क्या करता था, उन पर फफ्तियाँ कसता था, गंदी गंदी टिप्पणियाँ करता था, पर महिलाओं ने इसकी परवाह नहीं की और अपने आंदोलन को प्रगति के पथ पर ले जाती रहीं। तो उन्होंने पुरुषों की बात नहीं सुनी, उनको जो करना था उन्होंने वो किया। फिर आपका अगला प्रश्न है कि आपके विचार से लेखक ने इस पाठ का नाम जहाँ पहिया है क्यों रखा होगा। तो मेरे विचार से लेखक ने इस पाठ का नाम जहाँ पहिया है इसलिए रखा होगा क्योंकि पहिए को गतिशीलता का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा पूरा पाठ जो है वो साइकिल के आसपास घूमता रहता है। यह वह साधन है जिसने तमिलनाडु स्थित पुडुकोट्टई जिले की महिलाओं की स्थिति ही बदल कर रख दी थी। तो इससे क्या हुआ, उनकी जो रूढ़िवादी ज़िंदगी थी वो बदल गई थी और उनमें आत्मनिर्भरता की भावना बढ़ गई थी। तो ये जो चैप्टर है जिसका नाम है जहाँ पहिया है, इस पाठ का नाम बिल्कुल सही है क्योंकि ये पूरी कहानी ही पहिए के इर्द गिर्द घूमती है। फिर आपका अगला प्रश्न है कि अपने मन से इस पाठ का कोई दूसरा शीर्षक सुझाइए, अपने दिए हुए शीर्षक के पक्ष में तर्क दीजिए कि आपने जो शीर्षक सुझाया है वो आपने क्यों रखा। तो मेरे विचार से इस पाठ का अन्य शीर्षक पहिए ने बदली दुनिया उनकी या सस्ती साइकिल बड़े काम की हो सकता है। इसका कारण यह है कि यह यातायात के अन्य साधनों की अपेक्षा बहुत ही सस्ती है। इनकी मरम्मत करना आसान तथा बहुत कम खर्चीला होता है। तो मरम्मत भी करना आसान होता है, खर्च भी ज़्यादा नहीं आता और साइकिल की सवारी व्यायाम का उत्तम साधन है। यह साधन पर्यावरण के लिए हितकारी है, इससे कोई प्रदूषण नहीं होता। इससे समय तथा श्रम बचने से आराम करने का भी समय मिल जाता है और दूर दराज के क्षेत्रों तथा कच्चे रास्ते या ख़राब रास्तों के लिए ये उत्तम साधन है। तो अगर रास्ते ख़राब भी होते हैं तब भी जो साइकिल होती है वो आसानी से निकल जाती है, जो गाड़ी वगैरह होती हैं वो नहीं निकल पाती हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है कि लोगों के लिए यह समझना कठिन है कि ग्रामीण औरतों के लिए यह कितनी बड़ी चीज़ है। उनके लिए तो यह हवाई जहाज़ उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। तो साइकिल चलाना ग्रामीण महिलाओं के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है, समूह बनाकर चर्चा कीजिए। तो आंसर होगा कि शहरों में यातायात के जहां अनेक साधन होते हैं, वहीं महिलाओं की दिनचर्या तथा उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता ग्रामीण महिलाओं से बिल्कुल अलग होती है। तो ये शहरों में क्या होता है, यातायात के बहुत अधिक साधन होते हैं और जो ग्रामीण महिलाएं होती हैं उनकी स्थिति बिल्कुल अलग होती है। गाँव में ऐसा नहीं होता। तो ग्रामीण महिलाएं पुरुष प्रधान समाज में उन्हीं के बनाए नियमों से बनकर घिसी पिटी ज़िंदगी जीने को विवश होती हैं। तो गांव की जो महिलाएं होती हैं जैसा पुरुष कहते हैं वैसा ही करती हैं, लेकिन शहरों में ये सब नहीं होता। अब ऐसे में साइकिल चलाते हुए उन्हें बाहर निकलने, आर्थिक स्थिति मजबूत बनाने और व्यक्तिगत स्वतंत्रता में वृद्धि हो जाना उनके लिए क्या था, सचमुच हवाई जहाज़ उड़ाने जैसा था। हवाई जहाज़ उड़ाने से कम नहीं होगा। तो सचमुच यह उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो जो पुरुष प्रधान समाज होता है उसके खिलाफ जाना, तो इस तरह से जो वहाँ की महिलाएं थी उन्होंने क्या किया, साइकिल चलाई, तो ये तो उनके लिए हवाई जहाज़ उड़ाने से ऐसा था। तो सचमुच ये उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो आप इस विषय पर चर्चा कर सकते हैं अपनी कक्षा में और भी जो आपके विचार हो वो यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है कि पुडुकोट्टई पहुँचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में इस तरह सोचा ही नहीं था। साइकिल को विनम्र सवारी क्यों कहा गया है।
तो आंसर होगा कि साइकिल को विनम्र सवारी इसलिए कहा गया है क्योंकि इसे चलाना बहुत ही आसान है और यह बहुत कम खर्चीली है। इसे स्त्री पुरुष दोनों ही चलाते हैं, अर्थात यह स्त्री पुरुष का भेदभाव किए बिना उनका कहना मान लेती है। मतलब जो साइकिल होती है वो कोई भी चला सकता है, बहुत ही आसानी से चल जाती है, बहुत कम खर्चीली होती है, इसमें ज़्यादा खर्च भी नहीं आता अगर ख़राब हो जाती है, इसीलिए साइकिल को विनम्र सवारी कहा गया है। फिर आपका अगला प्रश्न है कि फातिमा ने कहा, मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूँ। साइकिल चलाने से फातिमा और पुडुकोट्टई की महिलाओं को आज़ादी अनुभव क्यों होती होगी? तो आंसर होगा कि साइकिल चलाने से पुडुकोट्टई की महिलाओं को आज़ादी का अनुभव इसलिए होता होगा क्योंकि साइकिल पर सवार होकर वह घर की चार दीवारी से बाहर निकलती हैं और अपनी आज़ादी का अनुभव करती हैं। पहले वो घरों में बैठी रहती थी, लेकिन साइकिल चलाने से क्या हुआ, घरों से बाहर निकली, उनको लगा कि वे आज़ाद हैं। इससे उनमें क्या हुआ, आत्मविश्वास में वृद्धि हुई और साइकिल सवार इन महिलाओं के साथ कोई रोक टोक न होने से उनकी आज़ादी सचमुच ही बढ़ जाती है। तो फातिमा ने कहा, मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूँ। तो इन्होंने इसलिए कहा क्योंकि साइकिल चलाने से उनको ऐसा लगता है कि वो आज़ाद हैं और उनको बहुत खुशी मिलती है। फिर आपका अगला प्रश्न है कि पुडुकोट्टई में कोई महिला अगर चुनाव लड़ती तो अपना पार्टी चिन्ह क्या बनाती और क्यों? तो पुडुकोट्टई में कोई महिला अगर चुनाव लड़ती तो अपना पार्टी चिन्ह वो निश्चित रूप से साइकिल ही बनाती। इसकी वजह यह थी कि पुडुकोट्टई की महिलाओं ने साइकिल चलाने को आंदोलन के रूप में लिया था। तो वहाँ की 10 साल से बड़ी लड़कियों तथा महिलाओं में से 3/4 से अधिक ने क्या किया, साइकिल चलाना सीख लिया। तो यही जनसंख्या तो मतदान में भाग लेती है। जो ये संख्या होती है, मतलब जो साइकिल चलाने वाली महिलाएं थी 10 साल से बड़ी थी, तो यही जनसंख्या जो होती है मतदान में भाग लेती है। ऐसे में साइकिल को पार्टी चिन्ह बनाने वालों की जीत निश्चित होगी। इसके अलावा पहिया जो होता है वो गतिशीलता का भी प्रतीक है। तो पुडुकोट्टई में कोई महिला अगर चुनाव लड़ती है तो अपना पार्टी चिन्ह वो क्या बनाएगी, साइकिल ही बनाएगी। फिर आपका अगला प्रश्न है कि अगर दुनिया के सभी पहिए हड़ताल कर दें तो क्या होगा? तो अगर दुनिया के सभी पहिए हड़ताल कर दें तो दुनिया भर का जीवन ठहर जाएगा। पहिया ही यातायात तथा लोगों के आवागमन का साधन है। इसके अभाव में सभी यहाँ वहाँ ठहर जाएंगे। तो अगर पहिया ही नहीं चलेगा तो कोई भी इधर उधर जा ही नहीं सकता। फिर आपका अगला प्रश्न है कि 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। इस कथन का क्या अभिप्राय है, स्पष्ट कीजिए। तो आंसर हुआ कि 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद यह जिला अब पहले जैसा नहीं हो सकता। तो कथन का अभिप्राय यह है कि सन 1992 से पहले तक पुडुकोट्टई की महिलाएं जो थीं पुरुषों द्वारा थोपी गई जिंदगी जीने को विवश थीं, किंतु इस दिन वे अपने सभी बंधन तोड़कर बाहर निकल आईं। तो साइकिल सवार घंटियां बजाती 1500 महिलाओं में जागृति आ चुकी थी। अब वे रूढ़िवादी बंधनों में बंधकर नहीं जी सकती थीं। तो साइकिल चलाना जो था वो सीखने से उनमें क्या हुआ, साइकिल चलाना सीखने से उनमें जो आत्मनिर्भरता तथा आर्थिक समृद्धि और गतिशीलता आई, उससे क्या हुआ, उनके जीवन में अलग बदलाव आ गया था। तो साइकिल चलाना सीखने से उनमें जो आत्मनिर्भरता तथा आर्थिक समृद्धि और गतिशीलता आई थी, उसके फलस्वरूप वे अब पीछे मुड़कर नहीं देख सकती थीं। तो 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह जिला कभी पहले जैसा नहीं हो सकता, क्योंकि महिलाओं ने अब क्या किया है, बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है, वो आत्मनिर्भर हो गई हैं। अब आपका अगला प्रश्न है कि मान लीजिए आप एक संवाददाता हैं, आपको 8 मार्च 1992 के दिन पुडुकोट्टई में हुई घटना का समाचार तैयार करना है। पाठ में दी गई सूचनाओं और कल्पना के आधार पर एक समाचार तैयार कीजिए। तो आंसर हुआ कि पुडुकोट्टई 9 मार्च 1992 विशेष संवाददाता द्वारा कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पुडुकोट्टई जिला मुख्यालय से मात्र 2 किलोमीटर दूर स्थित खेल परिसर में एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला। यहाँ लगभग 1500 महिलाएं साइकिल पर
झंडियाँ लगाए घंटियाँ बजाती, जिधर से गुजरती लगता था कि तूफान गुजर रहा है। कल की अबला महिलाएं इस कदर छा जाएंगी, इस पर विश्वास करना कठिन हो रहा था। साइकिल चलाने की तैयारी जो थी वो महिलाओं ने की थी। तो साइकिल चलाने की यह तैयारी देखकर लोगों ने क्या किया, दांतों तले उंगली दबा ली। तो दांतों तले उंगलियां दबा ली मतलब वो आश्चर्यचकित रह गए कि इतनी सारी महिलाएं एक साथ बाहर कैसे निकल आईं। तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उस समय महिलाओं का जो जोश था वो देखते ही बन रहा था। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, पाठ में जो सूचनाएं दी हैं, और अपनी कल्पना के आधार पर आप कोई भी समाचार जो है वो यहाँ पर बना सकते हैं, लिख सकते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है कि अगले पृष्ठ पर दी गई पिता के बाद कविता पढ़िए। क्या कविता में और फातिमा की बात में कोई संबंध हो सकता है? अपने विचार लिखिए। तो पिता के बाद दी गई कविता पढ़ने से ज्ञात होता है कि कविता में फातिमा की बात में संबंध हो सकता है। एक और जहाँ फातिमा जो थी वो साइकिल चलाना सीखकर खुशहाली और व्यक्तिगत आज़ादी का अनुभव करती है, वहीं दूसरी ओर इस कविता से पता चलता है कि लड़कियां हर स्थिति में खुश रहने का प्रयास करती हैं और वे उत्तरदायित्वों को जिम्मेदारी पूर्वक निभाने का हौसला रखती हैं। उनको जो काम दिया जाता है वो पूरी जिम्मेदारी से निभाती हैं। तो पिता की अनुपस्थिति में वे परिवार की जिम्मेदारी का भी वहन कर सकती हैं, परिवार की जिम्मेदारी भी उठा सकती है और वो विपरीत परिस्थितियों में भी खुश रहने का प्रयास करती हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है कि उपसर्गों और प्रत्ययों के बारे में आप जान चुके हैं। इस पाठ में आए उपसर्ग युक्त शब्दों को छांटिए, उनके मूल शब्द भी लिखिए। आपकी सहायता के लिए इस पाठ में प्रयुक्त कुछ उपसर्ग और प्रत्यय इस प्रकार हैं: अभि, प्र, अनु, परि, वि, इक, बाला, ता और ना। तो आंसर होगा नवु साक्षर। इसमें उपसर्ग है नव और जो मूल शब्द है वो है साक्षर। सर्वाधिक, इसमें मूल शब्द है अधिक और उपसर्ग है सर्व। तो जो उपसर्ग होता है वो पहले लगता है और प्रत्यय जो होता है वो बाद में लगता है। और फिर है प्रशिक्षण। तो इसमें जो मूल शब्द है वो है शिक्षण और जो प्रत्यय है वो है प्रा। आत्मविश्वास उपसर्ग है आत्म और मूल शब्द है विश्वास। असाधारण, तो आ जो है वो है उपसर्ग और साधारण जो है वो है मूल शब्द। अंतर्राष्ट्रीय, अंतर है इसमें उपसर्ग और राष्ट्रीय है मूल शब्द। परिवहन, तो परि है इसमें उपसर्ग और बहन है इसमें मूल शब्द। बेशक, इसमें बे है उपसर्ग और शक है मूल शब्द। अभिव्यक्त, इसमें अभि है उपसर्ग और व्यक्त है मूल शब्द। अनुभव, अनु है इसमें उपसर्ग और भव है इसमें मूल शब्द। विनम्र, वी है इसमें उपसर्ग और नम्र है इसमें मूल शब्द। प्रदर्शन, प्र उपसर्ग, दर्शन मूल शब्द। और सामाजिक में समाज जो है वो मूल शब्द है, इक है प्रत्यय, क्योंकि इक जो है वो बाद में आ रहा है तो बाद में जो आते हैं वो होते हैं प्रत्यय, जो पहले आते हैं वो होते हैं उपसर्ग। पिछड़ेपन में पिछड़ा है मूल शब्द और पन है प्रत्यय। बराबरी में बराबर है मूल शब्द, ये है प्रत्यय। मूर्खतापूर्ण में मूर्ख है मूल शब्द और ता है और पूर्ण है प्रत्यय। अंतिम में अंत है मूल शब्द और इम है प्रत्यय। सतर्कता में सतर्क है मूल शब्द और ता है प्रत्यय। आर्थिक में अर्थ है मूल शब्द और इक है प्रत्यय। सीखने वाली में सीखना है मूल शब्द और बाली है प्रत्यय। महत्वपूर्ण में महत्व है शब्द मूल शब्द और पूर्ण है प्रत्यय। व्यक्तिगत में व्यक्ति है मूल शब्द और गत है प्रत्यय। गतिशीलता में गतिशील है मूल शब्द और ता है प्रत्यय। और बराबरी में बराबर है मूल शब्द और ई है प्रत्यय। तो ये थे आपके इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर बच्चों। आप इनको अच्छे से समझकर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असह एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।